Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is investigating the properties of electrons. And in a previous topic, we studied about the discovery of electrons, how electrons discovered, and what was the experiment behind that. तो पिछले टॉपिक के अंदर हमने ये चीज़ स्टडी की थी कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड, कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए थे और उनके ऊपर कौन सा चार्ज था। ये सारी चीज़ें हमने पिछले टॉपिक के अंदर देखी थी। अब इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हो गए, जिनको हमने कैथोड रेज़ का नाम भी दिया था। तो अब उन इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है। कुछ थोड़ा सा हमने इन प्रॉपर्टीज़ का पिछले टॉपिक के अंदर भी लिया था। हमने कहा था कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो थे, वो जो कैथोड रेज़ थी, वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। तो वही चीज़ हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि अब उनकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे मज़ीद स्टडी किया जा सकता है। उसके लिए ये एक अरेंजमेंट है, ठीक है। ये डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करूँगा और थॉरली आपने अच्छे तरीके से इसको समझना है। स्टोरी की फॉर्म में चीज़ें याद रखनी है और फिर आपने इसको बुक से भी रीड करना है, ठीक है। मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करूँगा कि इस डायग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। अच्छा, अब इस डायग्राम को क्या कहते हैं? ये इलेक्ट्रॉन गन है बेसिकली। इलेक्ट्रॉन गन का मतलब कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। जी, हम इलेक्ट्रॉन गन को ऑन करेंगे तो क्या होगा कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाएंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे, इसके अंदर अब बेसिक जो है वो हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा था थर्मियोनिक एमिशन का, वो वाला टॉपिक भी इसके अंदर यूज़ होगा कि थर्मियोनिक एमिशन की वजह से क्या होता है कि मेटल के अंदर से हीट देने की वजह से मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना शुरू हो जाते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, थर्मियोनिक एमिशन भी इसके अंदर आएगा और फिर हम आगे देखेंगे कि उसको हम कैसे इस गन में से एक बीम की फॉर्म में बाहर निकालते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी डायग्राम के ऊपर। तो डायग्राम में सबसे पहले आपको ये नज़र आ रहा है एक, जिसको हमने लिखा हुआ है फिलामेंट सप्लाई। फिलामेंट का मतलब ये जो बीच में आपको ये जो नज़र आ रहा है, इसको फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल टंगस्टन का फिलामेंट है। टंगस्टन एक मेटल है जिसका फिलामेंट है। अब इस फिलामेंट के अंदर से हमने इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक सप्लाई दे रहे हैं। सप्लाई का मतलब बैटरी। ये बैटरी क्या करेगी, इसको पोटेंशियल डिफरेंस देगी और जिसकी वजह से इस वायर के अंदर से करंट फ्लो करेगा। ये जो हमने थर्मियोनिक एमिशन में पढ़ा था, अगर आपको याद होगे, अगर 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और 0.3 एम्पेयर का करंट हो तो वो एनफ होता है थर्मियोनिक एमिशन के लिए। तो ये बैटरी है, सप्लाई जिसको कहते हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा। जब करंट फ्लो करेगा तो ड्यू टू रेजिस्टेंस हीट जनरेट होना शुरू होगा। अब वो जब हीट जनरेट होना शुरू होगी तो वो क्या करेगी, वो इलेक्ट्रॉन्स को हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगी, जिससे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है तो बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी इंक्रीज़ हो जाती है कि वो उस मेटल सरफेस में से एस्केप कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो वो जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो ये आगे आपको ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बने हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोई नीचे है, कोई ऊपर है, कोई मतलब दाएं बाएं इधर उधर। तो इनकी कोई एक ख़ास डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये अब जो रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, अब नेक्स्ट हमारा जो टास्क है वो ये है कि हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को एक ख़ास डायरेक्शन देनी है। तो यहाँ तक तो थी थर्मियोनिक एमिशन कि ये बैटरी बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, करंट फ्लो करेगा, उस करंट की वजह से हीट जनरेट होगी। वो हीट क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को इंक्रीज़ करेगी, जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मेटल की, ये जो टंगस्टन का फिलामेंट है, मेटल है, इसकी सरफेस में से एस्केप कर जाएंगे। जब एस्केप कर जाएंगे तो ऐसे रैंडमली ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमें नज़र आएंगे। अब हमने क्या करना है, गन का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर बीम निकले। बीम का मतलब एक लाइन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हो। हमें रैंडमली नहीं चाहिए होते इलेक्ट्रॉन्स। तो अब नेक्स्ट टास्क ये है कि हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को एक बीम बनाना है। बीम का मतलब कि एक यूनी डायरेक्शनल, एक ख़ास स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाना है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, मूव करवाने के लिए ये हमने जो ऊपर लिखा हुआ है हाई वोल्टेज सप्लाई। हाई वोल्टेज का मतलब है कि इसका वोल्टेज बहुत हाई है और ये आप कह सकते हैं अप टू सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स। मतलब ये इतना हाई है कि ये सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स का वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसको आप मतलब अंदाज़ा लगाने के लिए आप ये समझ लें कि हमारे घरों में जो बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो 220 वोल्ट्स होती है, ठीक है। तो वो 220 वोल्ट्स है। तो ये जो हम सप्लाई यूज़ कर रहे हैं, वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं, ये थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट्स है, मतलब उसके भी
5 गुना 6 गुना ज़्यादा, तो इतना हाई वोल्टेज है। अब ये जब हाई वोल्टेज सप्लाई हम लगाते हैं और आपको ये नज़र आ रहा है कि इसका ये जो पॉजिटिव वाला एंड है ये इसके साथ जॉइंड है, तो मतलब ये क्या होगा, एनोड होगा। एनोड का मतलब कि इस ये जो चीज़ है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और हाई पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हाई वोल्टेज है तो पॉजिटिव चार्ज भी बहुत ज़्यादा होगा, तो क्योंकि ये इसके साथ अटैच्ड है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो वेरी हाई वोल्टेज होने की वजह से ये वेरी हाई पॉजिटिव चार्ज है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। जब ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा ना, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स इस फिलामेंट में से निकले थे थर्मियोनिक एमिशन की वजह से, वो इलेक्ट्रॉन्स एकदम से ना इसकी तरफ एक्सेलरेट होंगे और बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से एक्सेलरेट होंगे, क्योंकि आगे से अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई सप्लाई लगाई हुई है और बहुत हाई पोटेंशियल है पॉजिटिव वाला। तो बहुत हाई वेलोसिटी के साथ या एक्सेलरेशन के साथ ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स एकदम से ना इस एनोड की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, अब इससे क्या होगा, ये पहले तो ये क्या कर रहे थे, रैंडमली इसमें से निकल के इसकी तरफ आ रहे थे। अब जो जो ये इलेक्ट्रॉन्स इसके करीब आना शुरू होंगे ना, तो इस एनोड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये छोटी सी आपको बीच में ओपनिंग नज़र आ रही है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स ने इसी ओपनिंग में से गुजर के जाना है। तो अब ज़्यादा मतलब एरिया नहीं है उनके पास कि वो रैंडमली मूव कर सकें, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसी ओपनिंग में से गुजरेंगे, ठीक है, और बहुत हाई स्पीड के साथ आएंगे क्योंकि आगे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो ये हाई स्पीड से आके इस ओपनिंग में से पास जब करेंगे तो ये आगे क्या बन जाएगी, एक बीम बन जाएगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब ये रैंडमली मूव नहीं कर रहे, क्योंकि ये बिल्कुल स्मॉल एरिया में से निकल के आए हैं। तो ये एक रैंडमली मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स अब क्या कर रहे हैं, अब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। मैं फिर एक दफ़ा अगर रिपीट करूँ तो थर्मियोनिक एमिशन, वोल्टेज की वजह से इसमें हीट जनरेट होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को इंक्रीज़ करती है, इतनी इंक्रीज़ होती है कि वो इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल आते हैं, इसको थर्मियोनिक एमिशन कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स अब रैंडमली मूव कर रहे हैं, हमने क्या करना है, हमने इनको एक अलाइन करना है, एक बीम बनाना है, एक यूनी डायरेक्शनल इनको एक मतलब इलेक्ट्रॉन्स बनाना है। तो यूनी डायरेक्शनल बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हाई वोल्टेज सप्लाई यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत हाई पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो इसकी वजह से ये जो पॉजिटिव इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये जो एनोड है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और हाई पॉजिटिव चार्ज होगा, हाई पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस हाई पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट होंगे और ये बहुत हाई स्पीड के साथ इसकी तरफ मूव करते हुए जाएंगे, इसकी तरफ, इस डायरेक्शन में। तो जिससे क्या होगा, ये एक्सेलरेट होंगे। जब एक्सेलरेट होंगे तो अब ये बीच में छोटी सी ओपनिंग है, इस ओपनिंग में से इन्होंने पास करके जाना है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये छोटी ओपनिंग होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स एक बीम की डायरेक्शन में आ जाएंगे, एक यूनी डायरेक्शनल हो जाएगी इनकी। अच्छा, यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें होगी। अब इसमें एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स इधर से आ रहे थे, तो ये पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव एनोड के साथ स्टिक क्यों नहीं कर जाते, मतलब चिपक क्यों नहीं जाते, ये आगे क्यों निकल जाते हैं, क्योंकि ये तो अट्रैक्ट कर रहा है ना इनको, तो बहुत हाई पोटेंशियल भी है, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना चाहिए, यहीं पे इसके साथ चिपक जाना चाहिए, आगे नहीं मूव करना चाहिए। तो अब इसकी क्या रीज़न है, इसकी रीज़न समझने के लिए आपने ये ध्यान में रखना है कि ये जो एनोड है ये साइलेंड्रिकल एनोड है। साइलेंड्रिकल एनोड का मतलब होता है कि ये, फॉर एग्जांपल आपको अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में ये डायग्राम बना के बताऊँ, तो ये इस तरह की शेप का एनोड है। तो अब ये चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। अब इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ये नेगेटिव के फॉर्म में इसको शो कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन को, ये नेगेटिव साइन, ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे पहुँचेगा ना इसके अंदर, तो ये सिलेंड्रिकल है, इसको अगर आप 3 डायमेंशनल में एज्यूम करें तो जैसे एक पाइप होता है, ये पाइप की डायरेक्शन में, उसको सिलेंड्रिकल शेप कहा जाता है। अब इस इलेक्ट्रॉन को जितनी अट्रैक्शन ऊपर से हो रही है उतनी ही अट्रैक्शन नीचे से भी हो रही है, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। इसको जितनी अट्रैक्शन राइट से हो रही है उतनी ही अट्रैक्शन लेफ़्ट से भी हो रही है, क्योंकि इस पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सेम चार्ज है। तो जो पॉजिटिव चार्ज उसको ऊपर अट्रैक्ट कर रहा है उतना ही पॉजिटिव चार्ज उसको नीचे से भी अट्रैक्ट करेगा, जितना उसको राइट से अट्रैक्ट कर रहा है उतना ही लेफ़्ट से भी अट्रैक्ट करेगा। तो ये अट्रैक्शन जो है ना, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप होने की वजह से ये जो अट्रैक्शन है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन ना ऊपर जाएगा, ना नीचे जाएगा, ना दाएं जाएगा, ना बाएं जाएगा। ये क्या करेगा, जो इसका पीछे से मोमेंटम आ रहा था ना, जिसकी वजह से जिसने इसको एक्सेलरेट करवाया था, तो जो मोमेंटम इसका पीछे से आ रहा था ये क्या करेगा, ये उसी मोमेंटम को आगे कंटिन्यू करेगा। ना ये ऊपर जाएगा, ना नीचे जाएगा, ना दाएं जाएगा, ना बाएं जाएगा। ये क्या करेगा, एक उसी एक्सेलरेशन के साथ, उसी स्पीड के साथ स्ट्रेट अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा। तो इससे क्या होगा, आप देखें जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से रैंडमली आ रहे थे ना, वो सब के सब क्या होंगे, इस सिलेंड्रिकल एनोड के सेंटर पे अलाइन हो जाएंगे, क्योंकि उनको
हर तरफ से बराबर अट्रैक्शन हो रही है, तो ना वो दाएं जाएंगे ना बाएं जाएंगे, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल एक सेंटर के अंदर वो क्या होंगे, अलाइन हो जाएंगे। और ज़्यादा मोमेंटम होने की वजह से ये क्या करेंगे, अपने उसी इनर्शिया की वजह से उसी अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करेंगे। ना ये ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, ना दाएं ना बाएं, ये अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए बिल्कुल स्ट्रेट उसी डायरेक्शन में एक बीम की फॉर्म में और एक्सेलरेटेड बहुत हाई वेलोसिटी के साथ ये क्या करेंगे, निकलेंगे। तो ये जो पूरा अरेंजमेंट है, इसमें से आप एट द एंड देखें क्या निकल रहा है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर निकल के आ रहे हैं। तो इस वजह से इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गन का नाम देते हैं, कि ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स बीम की फॉर्म में एमिट होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन गन है। इसमें क्या होता है, अब ये इससे हमने भी यही चीज़ क्या पढ़ी कि यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, एक लाइन में बीम की फॉर्म में निकल आए। अब जब बीम की फॉर्म में निकल आएंगे ना, अब इस बीम की प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करते हैं, क्योंकि जब जब तक वो रैंडमली मूव कर रहे थे, हम एग्जैक्टली उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि वो रैंडम मूव कर रहे हैं, कोई दाएं जा रहा है, कोई बाएं जा रहा है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है। अब जब ये एक स्पेसिफिक बीम बन जाएगी ना, अब हम इस बीम की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकते हैं। हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करवाते हैं और चेक करते हैं कि ये बीम कहाँ जाती है। तो क्योंकि एक अलाइंड थी, तो इस वजह से क्लियरली पता चलेगा कि ये ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। इसी तरह फिर इसी बीम को हम मैग्नेटिक फील्ड में से भी पास करवाते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में से जब पास करेंगे तब भी ये चेक करेंगे कि क्या ये बीम नॉर्थ पोल की तरफ जाती है, साउथ पोल की तरफ जाती है, कहाँ जाती है। तो जब ये बीम की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो इसको अब स्टडी करना कंपैरेटिवली ईजी है, और ये क्लियरली एक आपको मतलब पता चल जाता है कि ये क्या प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे हैं। तो अब हम आते हैं इसके ऊपर, इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। अच्छा जी, अब ये देखें इसमें ये अब हमने क्या किया है, हम इसको देख रहे हैं डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक अरेंजमेंट है, इसके ऊपर ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नीचे नेगेटिव चार्ज है। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले यूनिट में ये चीज़ पढ़ी होगी। तो मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब हमने क्या करना है, हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करवाना है। तो वो जो आप समझ लें कि ये जो ऊपर जो बीम निकल रही थी ना, अब फॉर एग्जांपल वही बीम आगे आ रही है, उसको मैं ऐसे लाइन की फॉर्म में अगर शो करूँ, तो ये बीम ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आएंगे। अब जो ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के अंदर आएंगे, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से बाहर थे तो ये बिल्कुल बीम की फॉर्म में आ रहे थे, ठीक है। अब जो ही इलेक्ट्रिक फील्ड के ये इन्फ्लुएंस के अंदर आएंगे, तो क्या होगा कि ये जो बीम थी अब ये डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। डिफ्लेक्ट का मतलब है कि अपने पाथ से डेविएट होना शुरू हो जाएगी, अपने पाथ को चेंज करना शुरू कर देगी। तो ये बीम यहाँ से अब आहिस्ता आहिस्ता मूव करते 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 ये ऊपर पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। तो ये जो बीम ऊपर पॉजिटिव की तरफ जा रही है, यहाँ से इसकी इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलता है कि इस बीम के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है, मतलब अगेंस्ट द फील्ड। ये फील्ड नीचे की तरफ आ रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब इसका एक छोटा सा फार्मूला भी है कि अगर आप ये फोर्स कैलकुलेट करना चाहें कि कितनी फोर्स इसके ऊपर लगेगी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो ये भी आप पिछले यूनिट में एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, F इक्वल्स टू क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला था। इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। यहाँ से अगर आप F का फार्मूला निकालें तो ये Q इधर आगे E के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू ई आ जाएगा। तो ये फोर्स का फार्मूला भी यहाँ से निकल सकता है। आप फोर्स कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है जो इसको अट्रैक्ट करवा रही है पॉजिटिव की तरफ, या इलेक्ट्रिक फील्ड इस इन इलेक्ट्रॉन की बीम्स के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रही है। तो ये यहाँ से हम एफ कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मतलब ये अब आ गया कि इसका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। एक ये चीज़ आपको पता चल गई। अच्छा, अब इसके बाद क्या है कि नेक्स्ट एक आखिरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, डिग्री ऑफ deflection. Degree of deflection is directly proportional to strength of electric field. Strength of electric field, ये भी एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस टॉपिक के अंदर आपने देखना है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन। डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, ये एक आखिरी चीज़ हमने देखनी है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं ये कितने एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं,
कितने एंगल पे डिफ्लेक्ट होने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स फॉर एग्जांपल एक डिफ्लेक्शन है ऐसे, एक डिफ्लेक्शन है ऐसे, एक डिफ्लेक्शन है कि यहाँ से बिल्कुल एकदम से ऊपर चले जाते हैं। तो अब ये वाली जो पहली वाली डिफ्लेक्शन है ना, ये वाली ये कम एंगल पे हो रही है, मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा है उनको डिफ्लेक्ट होने में। पहले वो स्ट्रेट आ रहे हैं, आहिस्ता 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 इनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसमें डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन कम है। दूसरा ये वाला जो केस है ऊपर वाला, इसमें क्या हो रहा है, इसके मुकाबले में जल्दी डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता नहीं कर रहे, जल्दी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इससे ऊपर आ जाएँ तो इसमें और जल्दी डिफ्लेक्शन हो रही है, इस पे आ जाएँ तो इसमें तो और ज़्यादा, मतलब सडनली। तो अब ये जो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, तो ये एंगल इंक्रीज़ हो रहा है। इसका एंगल सबसे कम है डिफ्लेक्शन का, इसका सबसे ज़्यादा है, इसका और ज़्यादा है, इसका और ज़्यादा है। तो अब ये जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी हम फील्ड स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, जैसे हमने ऊपर कहा था ना, ये हमने सप्लाई लगाई हुई है बहुत हाई पोटेंशियल वाली, तो जितना हाई पोटेंशियल हम देंगे यहाँ पे, जितना पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इन दोनों के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, उतनी ही क्या होगी कि इसकी जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो उतना ज़्यादा होगा। तो जितना हम यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के दरमियान में देंगे, उतना जल्दी ये बीम क्या करेगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी। मतलब अगर मैक्सिमम हम बहुत ज़्यादा देते हैं तो आइडियल केस होता है कि ये यहाँ से डायरेक्टली कहाँ चली जाएगी, ऊपर ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अगर मतलब कहें, हम इसको आइडियल कह सकते हैं कि ये क्या करेगी, बिल्कुल ऊपर चली जाएगी 90 डिग्री के एंगल पे, तो वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है और वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर होती है। तो मतलब जितनी हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे, उतनी ये डिफ्लेक्शन क्या होती जाएगी, सडन होती जाएगी। कि पहले कम फील्ड है तो ये आहिस्ता आहिस्ता डिफ्लेक्ट करेगी, और फील्ड बढ़ाएंगे ये और तेज़ी से डिफ्लेक्ट करेगी, और फील्ड बढ़ाएंगे ये और जल्दी डिफ्लेक्ट करेगी, और फील्ड बढ़ाएंगे तो ये एकदम से ऊपर चली जाए। तो जितनी फील्ड बढ़ती जाती है, उतना एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन या डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन भी क्या होता जाता है, इंक्रीज़ होता जाता है। तो ये आ गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद जो लास्ट हमारी जो चीज़ आती है, वो है डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा जी, अब ये आ गया इसका नेक्स्ट अरेंजमेंट जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। कि जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक तरफ पॉजिटिव चार्ज दिया था, एक तरफ नेगेटिव चार्ज दिया था, इसी तरह से हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम एक तरफ नॉर्थ पोल दे देते हैं और दूसरी तरफ साउथ पोल दे देते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये अब इसको आप इस तरह समझ लें कि इसके ये जो हमने एक अरेंजमेंट बनाया हुआ है, इसके एक तरफ नॉर्थ पोल है और दूसरी तरफ साउथ पोल है। ये अप डाउन नहीं है, ठीक है, ये ऊपर नीचे नहीं है। ये आपको जो डॉटेड में नज़र आ रहा है, ये समझ लें कि ये इसकी दूसरी साइड पे है और नॉर्थ वाला इस साइड पे है। तो एक तरफ नॉर्थ पोल, दूसरी तरफ साउथ पोल। अब इसमें से भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही इस इलेक्ट्रॉन की बीम को पास करवाएंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन की बीम यहाँ से पास करेगी, तो क्या होगा कि जिस तरह उसमें ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, इसके अंदर ये क्या करेगी, ये नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल की तरफ जाएगी ऐसे, तो इसी तरफ अट्रैक्ट कर जाएगी। बिल्कुल ऐसे अगर हम इसको रिवर्स कर दें, मतलब नॉर्थ उधर कर दें, साउथ इधर कर दें, तो इसकी डायरेक्शन भी जो होती है वो क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो जब मैग्नेट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो बीम की डायरेक्शन भी रिवर्स होती है। इससे यही पता चलता है कि ये जो डिफ्लेक्ट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट हो रही है। और मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ होती है। ये भी एक कॉमन पॉइंट है इनके अंदर। सर पिछले वाले में पॉजिटिव टू नेगेटिव थी, तो जो बीम थी वो अगेंस्ट द फील्ड जा रही थी, मतलब फील्ड नीचे की तरफ थी, ये ऊपर की तरफ जा रही थी पॉजिटिव की तरफ। यहाँ पे भी ऐसे ही है, फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, ये नॉर्थ की तरफ आ रही है, ये अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। बाकी उसी तरह से जिस तरह उसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाती है, यहाँ पे ये जो बीम है ये मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट जाती है। तो ये हमने क्या, इस पूरे टॉपिक के अंदर पहले हमने बीम बनाने का एक मेथड समझा, जो इलेक्ट्रॉन गन थी, कि बीम बनती कैसे है। तो इलेक्ट्रॉन गन के ज़रिए बनती है, और इलेक्ट्रॉन गन के अंदर क्या क्या फिनोमेना हो रहा होता है वो आपने पढ़ लिया। फिर हमने उस बीम की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया। पहले हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा, फिर हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में देखा। अब आपका जो काम है वो ये है कि आपने इस टॉपिक को बुक से थॉरोली अच्छे तरीके से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे, जो वो कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं होगी, समझ नहीं आएगी, वो आपने पूछनी है। तो अगर इस टॉपिक को ऐसे 100% कॉन्सेप्चुअली समझ के आप लोग कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आप जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा पेपर के अंदर, आप उसको अटैम्प्ट कर लेंगे। लेकिन उसके लिए इस तरह से कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये आज की ये टॉपिक यहीं तक है, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर के